आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ रही हैं, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। बच्चों, आज आप मेरे साथ इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इस कहानी के प्रथम भाग में आपने पढ़ा था एक हस्तकला के कारीगर बदलू के बारे में कि लेखक को वह क्यों अच्छा लगता था, वह क्या किया करता था, कितनी सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। जाना था बदलू के स्वभाव के बारे में। और आज हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या है इस कहानी के अगले भाग में। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। लेखक अपने मामा के यहाँ, आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि लेखक को अपने मामा के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वहाँ पर बदलू रहता था जो कि लेखक को लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाकर दिया करता था। लेखक उससे मिलने के लिए हमेशा अपनी नानी के यहाँ जाया करता था। कब जाया करता था? गर्मियों की छुट्टी में। बच्चों, आप लोग भी अपनी नानी के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में ही जाते होंगे और कब तक रुकते होंगे? जब तक कि आपके विद्यालय खुलने वाले ना हों। इसी तरह लेखक जब अपने मामा के यहाँ जाता था तब वह छुट्टी लगने पर जाया करता था। एक आध महीने वहाँ रुककर जब स्कूल खुलने वाले होते थे तब वापस आया करता था। परंतु 2-3 बार में ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। यानी लेखक 2-4 बार ही जा पाया होगा। यानी इस तरह गर्मियों की छुट्टी में वह 2-4 बार ही जा पाया होगा, लेकिन तभी उनके पिताजी की दूसरे शहर में दूर बदली हो गई। बदली यानी स्थानांतरण हो गया, यानी पिताजी की जगह बदल गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। यानी पहले तो लेखक के जो पिताजी थे वह मामा के गांव के पास ही रहा करते थे, इसलिए लेखक चले जाया करते थे। लेकिन उनके पिताजी का बदली या स्थानांतरण दूसरी दूर जगह हो गया था, इसलिए लेखक बहुत लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। बच्चों, लेखक जब छोटा था तब जाया करता था, फिर 8-10 वर्षों के बाद तो वह काफ़ी बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया था कि उसे अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। बच्चों, खेलने के सामान में रुचि छोटे बच्चों की होती है। जब तक हम खेलते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तब तक ही वह हमें अच्छी लगती हैं। अब हमारा लेखक काफ़ी बड़ा हो गया है, 8-10 वर्षों के बाद की बात कर रहा है, तो उसे अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। यानी लेखक अपने मामा के यहाँ गया, लेकिन उसे बदलू के बारे में बिल्कुल भी स्मरण नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बदलू को वह पसंद लाख की गोलियों की वजह से किया करता था। जब लाख की गोलियां ही अब उसे अच्छी नहीं लगती थी तो वह बदलू को कैसे याद करता? इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी लेखक जब अपने गांव गया तो उसे क्या परिवर्तन दिखा कि अब गांव की जितनी भी महिलाएं हैं वे अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी है, और सिर्फ 1-2 हाथ विरले यानी बहुत ही कम हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी लेखक को यह चीज़ पता थी कि बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। जब उसने गांव की स्त्रियों को कांच की चूड़ियां पहने देखा, लाख की चूड़ियां बहुत कम स्त्रियों ने पहनी हुई थी, तब उसे अचानक से बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी महरम पट्टी करनी पड़ी।
तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। बच्चों, जब लेखक अपने मामा से मिलने जाता है 8-10 वर्षों के समय, उस समय बरसात का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है। तो उस समय बारिश में उनकी मामा की छोटी लड़की घर के आंगन में फिसलकर गिर गई। गिरने से उसके हाथ में उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, वह चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में गड़ गई, लग गई, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। चूँकि उस दिन लेखक के जो मामा थे वे गांव में नहीं थे, इसलिए उस लड़की का इलाज, मरहम पट्टी सब लेखक को करनी पड़ी। फिर उस समय बदलू को ध्यान आया कि अगर यह लाख की चूड़ियाँ पहनती तो शायद इसके इस तरह से चोट नहीं आती। और लाख की चूड़ियों से ही उसे अचानक बदलू का ध्यान आया और उसने बदलू से मिलने के लिए सोचा। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। पहले बदलू उस नीम के पेड़ के नीचे मचिया लगाकर काम किया करता था, लेकिन अब जब 10 वर्षों के बाद लेखक उससे मिलने जाता है तब वह उसी नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ है, यानी वह काम नहीं कर रहा है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। बच्चों, जब हम किसी के भी घर जाते हैं तो उससे सबसे पहले अभिवादन करते हैं उनका। ऐसे ही लेखक हमारा पहुंचता है तो वह बदलू काका का अभिवादन करता है और बदलू काका को नमस्ते काका कहता है। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी तरफ निहारता रहा। निहारना यानी अचरज से एकटक देखना, यानी लेखक जब उससे मिलने जाता है तो वह लेखक को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि अब लेखक 8-10 वर्षों के बाद आया है, यानी काफ़ी बड़ा हो गया है और वह उसे अचरज से एकटक देखे जा रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है कि उससे मिलने कौन आया है। मैं हूँ जनार्दन काका। देखिए ध्यान से, लेखक का नाम बताया गया है। हमारे लेखक का क्या नाम है? जनार्दन। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। यानी जब बदलू उसे अचरज से एकटक देख रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, तो लेखक ने अपना नाम बताकर परिचय दिया, साथ ही बताया कि आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यानी बदलू फिर भी चुप रहा और चुप रहकर इस तरह से सोचने लगा जाने वह पिछले दिनों को याद करने की कोशिश कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। देखिए, जैसे ही उसको स्मरण हो आया कि यह वही बच्चा है जो कि उनसे गोलियां बनवा कर ले जाया करता था, तो पहले भी वो लेखक को संबोधन लला कहकर करते थे और आज भी याद आते ही उन्होंने क्या कहा, लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना ही ना हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, यानी दोनों चुप चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक तो बहुत पहले का आया हुआ था, तो पहले तो बदलू हमेशा नीम के पेड़ के नीचे मचिए पर बैठकर लाख का काम किया करता था। अब जब मिलने गया तो उसे ना तो भट्टी नजर आई, न ही मचिया नजर आई। तो फिर उसने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। देखिए, एक हस्तकला के कारीगर की बात सुनिए, मशीन युग है ना लला। बच्चों, मशीनों से जो कांच की चूड़ियाँ बनती हैं वह बहुत कम समय में बन जाती हैं, वज़न में भी हल्की होती है। तो यहाँ हमारे बदलू काका यही बता रहे हैं कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तो सही, यहाँ तो गांव गांव में कांच की चूड़ियाँ ही बिकने लगी
लगती हैं। और फिर बोलता है मशीनी युग है ना लला, और मशीनों से जो बनी हुई चूड़ियाँ होती हैं उनमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन होती है और सफाई भी बहुत अधिक आती है, इसलिए लोग सस्ती होने की वजह से भी कांच की चूड़ियों को पहनने लगे हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। देखिए बदलू वापस यही बात कह रहा है कि कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनाई जाती है, कम समय में बन जाती है, बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं उनके। इतनी सुंदर डिज़ाइन लाख में कहाँ संभव है। बच्चों, लाख में तो वह पूरे दिन में 4-6 जोड़े ही बना पाता था, और लाख की चूड़ियाँ थोड़ी मोटी भी होती हैं, वज़न में भारी भी होती हैं। तो वह यही बता रहा है कि जितनी सुंदर कांच की चूड़ियाँ लगती हैं लोगों को, उतनी लाख की कहाँ लगती हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला, नाजुक यानी कोमल। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, यानी जैसे ही उसको खांसी आई और वह काफ़ी देर तक खांसता रहा, तो लेखक को लगा कि अब उसे खांसी की यानी दमे की बीमारी हो गई है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी यहाँ पर लेखक बदलू के बारे में बता रहा है कि बदलू अब उसे थोड़ा थोड़ा वृद्ध लग रहा है। यानी बदलू पहले जितना अच्छा लगा करता था दिखने में, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। बच्चों, जब वो देर तक खांसता रहा तो लेखक के मन में उसकी दमे की बीमारी का विचार आया, तो बदलू ने उसका चेहरा पढ़ लिया, और चेहरा पढ़ने के बाद उसकी शंका यानी उसके मन में चल रही बात का निवारण करने के लिए क्या कहा कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी मौसमी खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा यानी पीड़ा छुपी हुई है, यानी वह मन ही मन बहुत अधिक परेशान है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। यानी जब से मशीनों से काम होने लगा है, तब से कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कितनी परेशानियां आ रही है। जब वो बदलू से मिला, बदलू की स्थिति देखी, बदलू को देखा, तब उसे यही लगा कि इस मशीनी युग ने इन जैसे कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक हमेशा बदलू काका के यहाँ आम खाया करता था, तो उसने बात बदलते हुए बदलू काका से पूछा, काका अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी बहुत ही खुशी से उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम ले आओ। रज्जो कौन है? रज्जो हमारे बदलू काका की बेटी है। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी मुख को सामने की तरफ करके, यानी मुख देखकर बात करने लगा। बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यानी मुझे याद ही नहीं आया कि मैं आपको आम खिलाऊं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी वह लेखक को हमेशा ही आम खिलाया करता था। जब लेखक बोला कि इस साल तो मैंने बहुत आम खाए हैं, तब वह अपना अधिकार दिखाते हुए बोला, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। यानी बचपन में भी तुमको आम खिलाया करता था और आज भी तुम्हें आम खिलाऊंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। लेखक को अपनी बातें याद आ गई। क्या बात याद आई? कि पहले भी जब उसके यहाँ दूध हुआ करता था,
तब वह गाय के दूध की पूरी मलाई हमारे लेखक के लिए बचा के रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। जैसे ही उसे गाय के बारे में ध्यान आया तो उसने पूछा, गाय तो अच्छी है ना, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। देखिए क्या जवाब दिया है कि गाय तो मैंने 2 साल पहले ही बेच दी, मैं उसे कहाँ से खिलाता। क्योंकि गाय पालने के लिए भी हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। जब उनके पास खुद के खाने के लिए ही कुछ नहीं है, खुद की जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे में वह गाय को क्या खिलाते। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेरों आम ले आई। डलिया यानी टोकरी में। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़े और शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी वक्त। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी यानी जो थोड़े थोड़े लाल रंग के हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली क्या होता है? अंजुली एक मुद्रा होती है हाथ की। जब हम हमारे दोनों हाथ इस तरह से जोड़ते हैं और किसी को कोई सामान देते हैं तो उसे हम अंजुली मुद्रा कहते हैं। यह मुद्रा हम सूर्य को जल चढ़ाते समय भी करते हैं और किसी को हमें कोई भी सामान देना होता है तब हम उसे अंजुली भरकर ही देते हैं, जिसे कि गांव में आंजला भरना भी कहते हैं। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी उसके हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी उसकी गोरे गोरे हाथों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू बताता है कि उसकी बेटी ने जो ये जोड़ा पहन रखा है यह उसने अपना आखिरी जोड़ा बनाया था। कब बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जमींदार साहब सारे चूड़ों को 10 आने पैसे में ही खरीद लेना चाहते थे, जो कि बहुत ही कम मूल्य था उसका। इसलिए लेखक ने उसे देने से मना कर दिया और क्या कहा? बदलू काका ने उसे देने से मना कर दिया और क्या कहा? शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी लेखक जब उससे मिलकर आया तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसे प्रसन्नता क्यों हुई? चाहे उसकी लाख की चूड़ियों का कोई महत्व नहीं रह गया हो, तब भी उसने जमींदार साहब को 10 आने पैसे में बेचकर अपना स्वाभिमान बचाया था। इसलिए लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई और उसे लगा कि उसका जो बदलू है उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है, यानी हमारा बदलू बहुत स्वाभिमानी है। कांच की चूड़ियाँ तो क्षण भर में ही टूट जाती हैं, ऐसे ही हमारे बदलू का जो व्यक्तित्व था वह कांच की चूड़ियों जैसा क्षणभंगुर नहीं था, जो कि तुरंत किसी भी परेशानी के आने से टूट जाए। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी। आपको यह कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से शहरीकरण और औद्योगिक विकास होने से हमारे जो हस्तकला के कारीगर हैं उनकी क्या स्थिति हो गई है। उनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन नहीं है, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी। यह कहानी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम इस कहानी के अगले भाग में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।